हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक थ्योरम के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत, इक्विपार्टीशन थ्योरम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, इक्विपार्टीशन थ्योरम इम्पोर्टेंट है ये। ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत, समविभाजन का सिद्धांत या समविभाजन सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। एनर्जी इक्विपार्टीशन थ्योरम या इक्विपार्टीशन थ्योरम, इक्विपार्टीशन थ्योरम। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में से बोलते थे दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं इस पे। ये बोलते हैं या तो इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या है, तो उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, और फिर बोलता है कि उसका एप्लीकेशन बताइए, मतलब उसके अनुप्रयोग बताइए। तो आपको इसका थोड़ा सा डिटेल लिखनी पड़ेगी और फिर उसके एप्लीकेशन पे पहुंच जाना है। एक बार ऐसा भी पूछा गया है कि इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या है, इसको सिद्ध करो, प्रूव भी करना होता है। तो प्रूव करना पूछ ले तो हम लोग प्रूव करना भी सीखेंगे। तो जो पूछा जाता है बस वो लिखना है ना। तो सबसे पहले तो इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में ऐसा है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, ये कोई भी सिस्टम है, तो उस सिस्टम की मान लो कितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितनी भी, जैसे f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करेस्पॉन्डिंग उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी 1/2 kT। इसका मतलब ऐसा है, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो x डायरेक्शन में भी जा सकता है, y डायरेक्शन में जा सकता है, z डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो उसकी x डायरेक्शन में भी एनर्जी 1/2 kT होगी, इसमें भी 1/2 kT होगी और इसमें भी 1/2 kT होगी। मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की डायरेक्शन में हर एक स्वतंत्रता की कोटि के समकक्ष जो उसकी ऊर्जा होगी वो होगी 1/2 kT। आ रही बात समझ में? अगर किसी पार्टिकल की या किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है, तो उसकी जो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी होगी वो होगी 1/2 kT। उसकी टोटल एनर्जी होगी वो तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो, लेकिन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी होगी उसकी 1/2 kT। मतलब प्रति डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kT होगी। ठीक है, तो लिखो इसका डेफिनेशन, इसका स्टेटमेंट लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम the energy per degree of freedom, according to this theorem, the energy per degree of freedom of a system, energy per degree of freedom of a system is 1/2 kT, 1/2 kT। ठीक है, और इसमें लिखो और द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड corresponding to the energy distributed corresponding to each and every degree of freedom, the energy distributed corresponding to each and every degree of freedom is 1/2 kT, 1/2 kT। ठीक है, हिंदी में लिखोगे ईच एंड एवरी डिग्री, सॉरी मैंने गलत लिखवा दिया। द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड करेस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल, ऐसे लिखो, इज इक्वल, हिंदी में लिखो भी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि के समकक्ष, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि के समकक्ष ऊर्जा का मान, प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि के समकक्ष ऊर्जा का मान समान होता है
ऊर्जा का मान समान होता है, यह है 1/2 kT होता है, यह है 1/2 kT होता है। ऊर्जा का मान समान होता है, यह है 1/2 kT होता है। ठीक है। सम विभाजन इक्वी पार्टीशन, इसका मतलब समान रूप से विभाजित होते, इक्वली पार्टीशन होता है एनर्जी का, समान रूप से विभाजित होती है। ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेशन देखो, प्रूफ देख, तो एनर्जी पहले इसका थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखो प्रति स्वतंत्रता कोटि ऊर्जा ये है कितनी है 1/2 kT एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी 1/2 kT। अगर एक पार्टिकल की f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यदि एक कण की स्वतंत्रता कोटि इज f, if degree of freedom of a particle कितनी f है, तो उसकी जो एनर्जी होगी पार्टिकल की, टोटल एनर्जी, कण की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, एक कण की जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी E = 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी है 1/2 kT, तो F के लिए कितनी होगी F kT/2। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए kT/2 है, तो F के लिए कितनी होगी F kT/2। ठीक है। ये एक पार्टिकल के लिए आ गई। n पार्टिकल के लिए कितनी होगी, n कणों की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ n पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो आएगी E = n × F kT/2। एक पार्टिकल के F kT/2 है तो n पार्टिकल के F kT/2 है ना। अब मैं इसको मोल्स के टर्म में कैलकुलेट करूंगा कि नंबर ऑफ मोलों की संख्या के पदों में निकालने की कोशिश करूंगा। मैं इसको एक बार ये पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। ठीक है। मोलों की संख्या में देखो मैं एक काम करता हूं, ये n है ना, इसको Na से डिवाइड भी कर दिया और मैं Na से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो n/Na जो होता है ये होता है मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं इसको, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। दूसरी चीज Na × K जो होता है वो R के बराबर होता है। गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट होता है ना, अरे जो होता है PV = nRT में R होता है ना, वो R होता है। तो ये जो आएगा ये ऐसे आ जाएगा, ये तो हो जाए n और Na × K को लिख देते हैं हम लोग R से, तो FRT/2। ये n मोलों के लिए हो गया, स्मॉल n है मोलों की संख्या, n मोलों के लिए। एक मोल के लिए देखो, एक मोल के लिए फॉर 1 मोल n = 1। एक मोल के लिए, एक मोल की जो एनर्जी होगी वो आएगी E = FRT/2। समझ आए क्या? एक मोल के लिए एनर्जी ये आ जाती है FRT/2। अगर उसके एक मोल के में अगर कणों की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो F है, तो एक मोल के लिए जो एनर्जी है वो आ जाएगी FRT/2। ठीक है। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं कि वो जो हमने बोला कि इक्विपार्टीशन थ्योरम के हिसाब से कि 1/2 kT आती है एनर्जी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, वो हम लोग प्रूव करेंगे कि 1/2 kT कैसे आती है। तो अगर आपको स्वतंत्र ये क्या बोलते हैं इसको, ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत पूछा जाए, इक्विपार्टीशन थ्योरम पूछा जाए, तो आपको यहाँ तक करना है। ये तो सिद्धांत हुआ अभी तक। प्रूफ भी पूछा जाए तो अभी मैं प्रूफ करवाने वाला हूँ, वो प्रूफ करना है। उसके बाद में अनुप्रयोग करेंगे एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पूछे तो एप्लीकेशन में लिख देना। प्रूफ पूछे तभी लिखना है,
प्रूफ नहीं पूछे तो नहीं करना, यहाँ तक करते हैं ना इक्विपार्टीशन थ्योरम। ये इक्विपार्टीशन थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो, अभी उसका हमने क्या किया है, स्टेटमेंट किया है, कथन हुआ है ये, ठीक है। अब प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब जैसे मान लो कि एक सिस्टम है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो एनर्जी किस तरीके से क्या है उसके बारे में बात, एक कण के लिए बात करते हैं। ऐसा है, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लेके चलते हैं कि मैथमेटिकली किस तरीके से डिपेंडेंट होती है चीज़ें। तो ऐसा है कि हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि माना एक कण की स्वतंत्रता की कोटि कितनी है, f है। लेट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए पार्टिकल इज कितनी, f है, ठीक है। अब देखो जो उसकी एनर्जी है, एनर्जी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगी, इस चीज़ को समझना है। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है अप्रोच करने का। कण की ऊर्जा पोजीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिति। कण की ऊर्जा स्थिति निर्देशांक को Q1, Q2 एवं संवेग निर्देशांक को P1, P2 पर निर्भर करती है। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, Q1, Q2 एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स P1, P2 क्या मतलब है इस चीज़ का, इसका मतलब ऐसा है जैसे अगर कोई पार्टिकल है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है f है। हम लोग कोई भी पार्टिकल के बारे में बात करते हैं तो एनर्जी है उसको इस तरीके से डिपेंड मानते हैं कि जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है किसका फंक्शन होता है, तो पोजीशन का, स्थिति का, एक होता है संवेग का, मोमेंटम का, ऐसे, ठीक है, x का और p का। लेकिन हम लोग यहाँ पे पोजीशन को लिख रहे हैं q से, x से नहीं लिख रहे, किससे लिख रहे हैं, q से। एक तो ये चीज। दूसरी, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे एनर्जी डिपेंड कर रही है संवेग पे और स्थिति पे, पोजीशन पे और मोमेंटम पे। लेकिन यहाँ पर जैसे f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो f डायरेक्शन में मोमेंटम है, f डायरेक्शन में स्थिति है। जैसे अगर 3 डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो उसमें 3 डायरेक्शन के कंपोनेंट आएंगे, x डायरेक्शन का भी, y डायरेक्शन का भी, z डायरेक्शन का भी। तो मतलब अगर मान लो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती तो उसकी x डायरेक्शन का उधर y डायरेक्शन और z डायरेक्शन 3 होते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स वो qx, qy और qz, ये तो स्थिति के निर्देशांक होते हैं, जिसको मतलब ये x, y और z है एक तरीके से देखा जाए तो। और संवेग भी होते हैं तो संवेग भी क्या होता है, px, py, pz ऐसे होता। इन पे सब पे डिपेंड करता। आ रही बात समझ में। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स नहीं बता रहे हम लोग कि 3 है, हम ये बता रहे कि f है, f कितनी भी हो सकती है। तो हम लोग इसको qx, qy, qz ऐसे नहीं लिख के q1, q2, q3 ऐसे इस तरीके से लिख देते हैं कि जहाँ तक जाएगा वहाँ तक। तो इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं। इसको जिसने कॉपी नहीं किया पॉज करके कॉपी कर लेना, इसको आगे चलते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं q1, q2 और ये जहाँ तक जाएगा ना वहाँ तक चला जाएगा, ठीक है, कोमा, फिर p पे p1, p2, p3 ऐसे, मतलब जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतने आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, q3,
इस तरीके से, ये एनर्जी डिपेंडेंट है, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मुझे किसी IV डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करनी है, जैसे मान लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, इसको मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो मैं किसी IV के बारे में मान लो, मैं सेकंड के बारे में बात कर रहा हूँ कि सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसकी एनर्जी पता करनी है। एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर स्वतंत्रता की कोटि, मान लो सेकंड के बारे में बात कर रहा हूँ, इसकी एनर्जी मुझे मिल गई ना, तो वो आनी चाहिए 1/2 kT आनी चाहिए, वही है। तो मैं कोई सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको डायरेक्टली सेकंड नहीं बोल के IV बोल देता हूँ, ith डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ith डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में अगर हम बात करें तो क्या आएगा, देखो इस एनर्जी को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं ऐसे, E, एक तो IV डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, उसके करेस्पॉन्डिंग एनर्जी EI लिख लेते हैं इसको, ठीक है, और प्लस बाकी की जो एनर्जी बच गई वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आती है ये वाली IV डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ये डिपेंड करती है PI पे। PI का फंक्शन लेते हैं, PI मतलब जो IV डिग्री ऑफ फ्रीडम के करेस्पॉन्डिंग जो संवेग है उस पे, IV डिग्री, जैसे x डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं मान लो ये, तो x डायरेक्शन में जो संवेग है उस पे आ जाएगा, x डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो, और बाकी का जो बच गया वो आएगा E डैश, वो आएगा Q1 Q2 और ये जो बाकी के सब है उन पे, और इसमें भी P1 P2 ये सब चलता रहेगा, केवल ये PI वाला नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये क्या हो गया, EI प्लस E डैश, ये हो गया, ये टोटल एनर्जी आ गई, ठीक है, ये टोटल एनर्जी आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और एवरेज एनर्जी निकालेंगे, ये EI IV डिग्री के करेस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, देखो IV स्वतंत्रता कोटि के लिए औसत ऊर्जा, माध्य ऊर्जा, एवरेज एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू ith डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ith के करेस्पॉन्डिंग। अब इस चीज को देख लेना, मैं जो बताने वाला हूं, C नहीं है इसमें, E है, एवरेज एनर्जी जो है EI है ना, C नहीं है। जैसे वेलोसिटी हम लोग C लेते थे, वैसे एवरेज एनर्जी की बात करें तो EI बार है ना। अब देखना ये ऐसे आएगा, एवरेज किसका लेना है, एवरेज लेना मुझे EI का, EI का लेना है, ठीक है। यहां पर आता है अपने पास में वो एक फंक्शन आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एवरेज लेते हैं तो यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैसे तो लेने को वो ले सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे लिखते हैं। एक चीज ध्यान रख लेना बस, इसको C e⁻ बीटा E इंटू डी एनर्जी के टर्म्स में। ये जैसे वो कांस्टेंट आता था ना 4 पाई n m/2 पाई kT टू पावर 3/2, उसको सबको कांस्टेंट लिख दिया C, ठीक है, अपॉन यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आते थे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होता था, तो टोटल नंबर ऑफ एक सेकंड में इसको ऐसे पहले ऐसे लिख देता हूं, एक सेकंड रुकना आप। जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से आ सकता है यहाँ से, जैसे मतलब DEN आप जो बताते हो वो ऐसे आ सकता है यहाँ पे C इंटू बीटा E इंटू डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे DE की जगह हम लोग वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, यहाँ पे जो आकाश ले रहे हैं वहाँ पे वो आकाश कौन सा है, यहाँ पे जो स्पेस कौन सा है, Q और P का, तो यहाँ पे आते हैं dq1 dq2
dq3 ऐसे आता है, फिर dp1 dp2 ऐसे ऐसे चलता जाता है, ये डी की जगह ये आता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यूज नहीं पुट कर रहे हैं हम लोग वहां से, ये इक्विपार्टीशन थ्योरम ने अपने मतलब इक्विपार्टीशन थ्योरम में इन्होंने अपने तरीके से इस चीज को इवेल्युएट किया है। तो आगे देखिए, dq1 dq2 ये ऐसे dq3 ऐसे चलता जाएगा, फिर dp1 dp2 ऐसे चलेगा। ठीक है, हम लोग यहां पर क्या आते हैं, एवरेज निकालते तो n आता है ना, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो n आता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो भी तो n ही आएगा। अरे अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूं, ये पार्टिकल्स होते हैं, तो इसका टोटल इंटीग्रेशन कर दूं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर दूं मैं, c e टू पावर माइनस बीटा e dq1 dq2 और ये dp1 dp2 ऐसे चलता रहेगा। ऐसा है, क्लियर है? चलिए भैया आगे देखिए, जिसने कॉपी नहीं किया कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। सी एवरेज एनर्जी, अब देखिए सी तो सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। ठीक है, सी कैंसिल आउट हो गया। बाकी का अगर मैं बात करूं एनर्जी की, एनर्जी ई टू पावर माइनस बीटा, ई क्या होता है, ई आई प्लस ई डैश, ई यही होता, ई क्या होता है, ई आई प्लस ई डैश इंटू डी क्यू वन डी क्यू टू और डी पी वन डी पी टू ऐसे, और आगे नीचे ई टू पावर माइनस बीटा ई, ई क्या है यहाँ पे भी वही ई प्लस ई डैश, ई आई प्लस ई डैश डी क्यू वन डी क्यू टू डी पी वन डी पी टू डी पी थ्री ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें देखो, इसको मैं पावर को ब्रेक कर सकता हूं ना, बीटा ई आई डॉट ई टू पावर माइनस बीटा ई डैश ऐसे लिख सकता हूं ना। अरे पावर वापस से ऐड होगा तो वापस ही मिल जाएगा क्या, आधार सेम हो घाते जुड़ जाती है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, ये वापस से ये मिलेगा। ये अलग अलग हो गया, बीटा ई आई को अलग लिख दिया, इसको बीटा ई डैश को अलग लिख दिया, माइनस बाहर है तो माइनस दोनों के साथ आ गया। ये आ गया डी क्यू वन डी क्यू टू डी पी वन डी पी टू। ये जो नीचे वाला है वो भी ऐसे हो जाएगा, ई टू पावर माइनस बीटा ई आई ई टू पावर माइनस बीटा ई डैश डी क्यू वन डी क्यू टू डी पी वन डी पी टू। ठीक है, टाइम देख लेते हैं एक बार, 5-6 मिनट है, हो जाएगा आई थिंक। ये आगे देखिए, ये पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये जो ई आई है, ई आई, ये ई आई केवल पी का फंक्शन होता है। ई आई वाला जो टर्म है, ई आई पी आई का फंक्शन होता है। हमने बोला था कि ई आई किसका फंक्शन है, केवल पी आई का, बाकी चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ई आई जो है पी आई का फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन भी केवल पी आई वाले में होगा, जैसे ऐसे होगा। ई आई जो है, ई आई का, ई आई वाले जो टर्म है ई टू पावर माइनस बीटा ई आई, ये दोनों टर्म है, इनका इंटीग्रेशन केवल पी आई के रिस्पेक्ट में होगा, और बाकी जो बच गया ये बाकियों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इसका होगा। तो डी क्यू वन डी क्यू टू ऐसे चलता जाता है, डी पी वन डी पी टू ऐसे। इसमें पी आई नहीं आएगा, डी पी आई वाला नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। और इसमें देखिए नीचे भी ऐसा आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर माइनस बीटा ई आई, इसमें डी पी आई आ जाएगा, और बाकी का जो बचा वो ई टू पावर माइनस बीटा ई डैश डी क्यू वन डी क्यू टू डी पी वन डी पी टू ऐसे चलता जाएगा। अब इसमें देखिए
ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पॉज करके कॉपी करना है इसको, ई आई बार है, इसको देखो ई आई बार इक्वल टू ई आई ई टू पावर माइनस बीटा ई आई डी पी आई अपॉन ई टू पावर माइनस बीटा ई आई डी पी आई। यह आया। इसको मैं इस तरीके से लिखूँ तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो इसको मैं लिख दूँ एल एन लॉग इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर माइनस बीटा ई आई डी पी ई आई, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, ये जो लॉग है ना इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करूँ डी बाई डी बीटा के रिस्पेक्ट में इंटू माइनस, देखो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इसका अगर अवकलन करूँ तो पहले तो लॉग का अवकलन होगा तो आएगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर माइनस बीटा ई आई डी पी आई, फिर ये जो लॉग के अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा बीटा के रिस्पेक्ट में, ये तो पी आई के रिस्पेक्ट में, बीटा के रिस्पेक्ट में करूँगा, बीटा के रिस्पेक्ट में करूँगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या आएगा ई टू पावर माइनस बीटा ई आई, और बीटा के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये कांस्टेंट आ जाएगा माइनस ई आई, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे ये मिल रहा है, ये तो यही है, अरे ये वाली चीज़ तो यही है, इसका मतलब है कि मैं इसको ओपन करना पे ये मिल रहा है, मतलब ये मिल रहा है, तो इसका मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको वापस से कैलकुलेट करने पे यही मिलता है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो ठीक है ऐसे लिख लिया इसको, ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे पी आई क्या होता है, मोमेंटम होता है, जैसे एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम ओ है, इधर पॉजिटिव एक्स इधर नेगेटिव एक्स, तो पी एक्स या पी आई जो होगा एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम है, मान लो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो मोमेंटम माइनस से लेके प्लस तक हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है, तो मोमेंटम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को हो सकता है, ये इंटीग्रेशन हो गया। दूसरा ई आई जो एनर्जी होती है ई आई वो क्या होगा, जैसे पी स्क्वायर अपॉन 2m, अरे एनर्जी को ऐसे भी तो लिखते हैं ना मोमेंटम की टर्म पी स्क्वायर बाई 2m, ऐसा होता है ना एनर्जी समवेग के पदों में, तो ई आई इक्वल टू पी आई स्क्वायर बाई 2m ऐसे लिख दिया, आई का तो आई लिख दिया मैंने, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई आई मॉड इक्वल टू माइनस डी बाई डी बीटा एल एन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा माइनस बीटा पी आई स्क्वायर बाई 2m डी पी आई। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, करें इसका इंटीग्रेशन, एक बार टाइम देख लूँ मैं, 2 मिनट बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखिए मैं काम करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ऐसा होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रेशन होता है रूट पाई बाई एम होता है, आई थिंक ये 2 होता है, रूट पाई बाई 2 होता है इसका इंटीग्रेशन, एक बार यही होता होगा ये इसका इंटीग्रेशन। तो मुझे इस टाइप का अगर फॉर्म मिल जाए तो सेम समझ आ जाए, लेकिन यहाँ पे देखो इस टाइप का फॉर्म बनाने के लिए इसको मेरे को कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इसको y ले लो, देखो ये ऐसा होता है, तो इसको y स्क्वायर ले लो, तो बीटा पी आई स्क्वायर बाई 2m को ले लिया मैंने y स्क्वायर, ठीक है। तो फिर डी पी आई को भी चेंज करना पड़ेगा आपको, डी पी आई को चेंज करने के लिए देखो ये क्या आएगा, पहली चीज़ तो इसका पी आई का वैल्यू आएगा आपके पास में, पी आई का वैल्यू आएगा, दोनों तरफ रूट ले लूँ तो ये आ जाएगा रूट बीटा बाई 2m, तो पी आई का वैल्यू आ गया आपके पास में y रूट 2m बाई बीटा, तो डी पी आई जो आएगा वो आपके पास में आएगा रूट 2m बाई बीटा इंटू डी वाई, तो डी पी आई का वैल्यू लिख दो यहाँ पे, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो आएगा इसके बाद वाला जो है, इसके जो नीचे लिखना है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आएगा ई आई बार इक्वल टू माइनस डी बाई डी बीटा एल एन, ये जो है इंटीग्रेशन ये ऐसा आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और ई टू पावर ये है, इसको मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी पी। अब देखो टाइम हो गया है तो बाकी का जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट में करेंगे, इससे जो एनर्जी निकलेगा वो 1/2 kT आएगा, आप चाहो तो ट्राई कर लेना इसका इंटीग्रेशन करके।